आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज गोविंद शरण प्रसाद जी स्वस्थ समृद्ध परिवार से हैं और आप सभी के बीच में आज अपना विचार रखेंगे और आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद शरण प्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैं निवेदन करूंगा कि गोविंद भाई अपना विचार आरंभ करें। हाँ, वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में सबसे पहले आज कल नए साल पे दो बहुत ही अच्छी चीजें हुई हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए, उस खुशखबरी को बताऊं। एक तो सबसे पहले कि स्वस्थ भैया समृद्ध परिवार की हम्म, जी जी बोलिए भैया, बढ़ गई, आवाज बढ़ गई है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की वेबसाइट किसी भाई ने मतलब बना दी है। बहुत ही जल्दी उस पर और विशेष सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे फीडबैक हैं, जो लेख हैं, सारी चीजें आपको एक जगह मिलेगी। स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण में जो भी काम होगा, तो एक तो हमारी वेबसाइट कल भाई ने उसे डोमेन परचेज करके इस काम को आगे कर रहे हैं। उनका नाम है सचिन सिसोदिया। बहुत आभारी हूँ उनका। और साथ ही दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन जो हैं सुमित शर्मा जी, उन्होंने दरियागंज में स्वस्थ समृद्ध परिवार का केंद्र खोलने के लिए जगह ले ली है और वो भी नवरात्रों में स्वस्थ समृद्ध परिवार का केंद्र खुल जाएगा। तो ये दो बहुत अच्छी कब हमारे लिए खबर है कि एक भाई जो इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक केंद्र हो, और दूसरा हमारी वेबसाइट। इस तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो सोच है, जो प्रयास है, निरंतर सकारात्मक की ओर बढ़ रही है। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो बड़े हैं उनको चरणों में वंदन, जो छोटे हैं उन सभी को शुभ प्यार, शुभ आशीष। इसी तरीके से आप अपनी दुआओं में, अनुभवों में हमें उत्साहित करते रहें। हम इस काम को जीवन के अंत तक, जब तक हैं, अथक प्रयास में लगे रहें। मैं कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग करते क्या हैं जीवन। जैसे पीछे बात हो रही थी कि हमारे घर परिवार में अगर 5 जने हैं, कोई बात का रोगी है, कोई पित्त का प्रकोप है, कोई कफ का प्रकोप है, मतलब अलग अलग, तो हम उसको किस तरीके से भोजन दें, क्या बनाएं, क्या खिलाएं, ये सवाल था। तो मैं उस दिन ये सोच रहा था कि ये सवाल चलो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता हूँ। परंपराओं में ज्वाइंट फैमिली को लेके, जहाँ पे 3-4 चाचा, 3-4 बुआएं, मतलब काफी लंबा चौड़ा परिवार होता था। तो उन सभी लंबे चौड़े परिवार में जब भोजन बनता था, भोजन तो एक ही बनता था, लेकिन वो भोजन हर किसी को हानि इसलिए नहीं करता था कि भोजन बनाने की जो पद्धति थी वो सात्विक थी। अनाज भी सात्विक थे, मतलब जो भी अनाज है, अन्न है, वो केमिकल युक्त नहीं थे, जैविक थी। बनाने की पद्धति बड़ी अच्छी थी, खुले में बनाया जाता था। जो राजी भाई ने भोजन बनाने की विधि बताई और जो खाने पीने का जो नियम बताया था, वो सारी चीजें परंपराओं में देखी गई थी। इसलिए शायद उस एक ही परिवार में जन्मे हुए 5 बच्चे या 10-20 लोग हैं, सबकी प्रकृति अलग होते हुए भी उनका भोजन उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा रहा था। और किसी को कष्ट हो भी जाता था तो उसके बावजूद भी उसके लिए अलग भोजन ना बनते हुए भी उसी भोजन को देने से उसके दूसरे कष्ट भी दूर होते थे। सर फर्क सिर्फ होता था कि जिसको जो तकलीफ है उसके साथ उसे आराम करने के लिए, मान ली किसी को पेट खराब हो गया और घर में खाना तो वही बना है, चावल दाल सब्जी जो भी बनता है वही बना है, तो जिसका पेट खराब था तो उसके लिए स्पेशली बोल दिया जाता था तो ना माड़ भात खा ले, मतलब चावल का जो माड़ होता है वो खा लो। सिर्फ सब्जी सब्जी थोड़ा कम खाना, मसाले वाला है, तेरा पेट खराब है,
ठीक है, या फिर घर में स्पेशली बोल दिया जाता था कि आज उसका पेट खराब है, सबके लिए खिचड़ी बनेगी, सब खिचड़ी खा लेना। तो ये एक सिंपल तरीका था कि हम अपने आपको, और जो मान ले प्रकृति भाई किसी कोई भाई है, मतलब उनका एक बच्चा जो किसानों का है और शरीर में दर्द है, और वो खाना खा रहा है, खाना तो वही बन रहा है, उसके लिए अलग से नहीं बना, तो उसके साथ क्या कर दिया गया, उसको, भाई इसको चोट लगी, इसको दर्द है, काम करके आया, थका हारा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ये खाना तो खा ले बेटा, उसके बाद इसकी मालिश कर देते हैं। मतलब एक चीज एक्स्ट्रा, जाने अनजाने उन हमारी माताओं को, जो गांव घर की जो भी थी दादी नानी, उन सबको किसी आयुर्वेद का एक पैसे का कोई ज्ञान नहीं था, वात पित्त कफ का, फिर भी उनकी परंपराओं में किए गए जो ज्ञान थे, वो आज अगर हम उसको जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं वो लोग चिकित्सा ही कर रहे थे। किसी के शरीर बात बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में दर्द है, खाना तो वही खाया जो घर घर में खाना बना, लेकिन उसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा कर दी गई कि उसकी मालिश कर दी गई। पित्त, अगर मान लिया कोई हमारे भाई बंधु हैं जिनके परिवार में एक है जो पित्त वर्धक है, पित्त उसका बढ़ा रहता है, हमेशा जलन होती है, खाना उसके लिए वही बन रहा है, लेकिन खाना खाने के बाद दादी नानी उसको बोले ठीक है तो एक काम कर, तो थोड़ा मट्ठा पी ले, तेरे पेट में गर्मी ज्यादा हो रखी है। तो इस तरीके से शायद पहले के जो परंपराएं थी कि उन्होंने अपने वात पित्त और कफ को संतुलित करके रखा अपने परिवार के पूरे में, एक ही भोजन के साथ, जो भोजन बन रहा था उसी भोजन के साथ। तो हमें भी वही करना पड़ेगा, परंपराओं के साथ जुड़ के, परंपराओं का अध्ययन करके। क्योंकि मैं खुद अपने घर में देखता हूँ, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, बीवी हैं, मैं मतलब धर्मपत्नी है, तो हम लोग सारे एक ही जैसा भोजन बनता है, हम वही खाते हैं। मेरे पेट में दर्द होता है उस दिन मैं थोड़ा कम खा लेता हूँ, यही होता है। बेटा है, खाने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मत खा बेटा, जब ठीक हो जाएगा, जब खाने का मन करेगा तो खा लेना, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। तो हम ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो सिंपल, जो मुझे लगता है, अगर उसके लिए हम नाप तौल के करें कि किसमें बात है, किसमें पित्त है, किसमें कफ है, तो ये तो बड़ा मुश्किल जीवन है। तो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तो हो सकता है, जीवन भर नहीं हो सकता। जीवन भर तो वही हो सकता है जो साधारण सी मतलब व्यवहारिकता वाली जो जीवन शैली है, वही हो सकता है। आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से जवाब दे पाऊँ, आपकी मदद कर सकूं। मतलब मदद क्या, हम तो मदद ही कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो घरेलू ज्ञान जो है वो जिंदा रहे, जीवित रहे। जैसे आज की बात कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, किसी भाई का फोन आया था, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी को अब मेरी आवाज उनकी क्यों नहीं आ मानसिक, रही है? आवाज नहीं आ रही। भैया आ रही एक है। भाई एक भाई का फोन आया कि उनके पिताजी हैं, 70 साल के हैं, और उसके भाई के मन में ये बैठा हुआ है कि मेरे पिताजी ने टीका लगाया है, उसके बाद एक तकलीफ है। मैंने ये पूछा तकलीफ क्या है, तकलीफ तो बताओ। तो लीवर में दिक्कत है जी। तो लीवर में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत क्या है भाई? आपको कैसे पता कि लीवर में दिक्कत है? आपने जांच कराई, जांच में बता दिया लीवर में दिक्कत है, लेकिन शरीर भी तो बताएगा कि हाँ जी मेरे लीवर में दिक्कत है, तो मेरे को ये चीजें हो रही है। तो उन बातों को, फिर उसके बाद दूसरी बात हुई कि पैरों में दिक्कत है, घुटने में दर्द है। मैंने कहा जी 70 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र में घुटने में दर्द नहीं होगा तो किस उम्र में दर्द होगा? अब आप 70 साल के बुजुर्ग हैं, आप उनको कहोगी मैं 16 साल का बनूंगा, तो ये जो कुछ मानसिकता है, जो हमारी सोच जो है, वो भी हमें अपने आप को समय के साथ सुधारना पड़ेगा। भाई 70 साल के हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो दर्द रहेगा, क्योंकि आप उम्र हो चुकी है, आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है। अब इसके साथ आप अपना जो उपचार है, मालिश है, कम चलना है, ज्यादा अकड़म पकड़म नहीं करना है, तो ये चीजें थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल के, और समय के साथ अपनी व्यवस्था, जो हमारी शारीरिक परिस्थितियां हैं उनके साथ अपने आप को जीना पड़ेगा, और खुश रह के जीना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले दुबई से एक फोन आया दीदी का कि मेरा 2 साल का पोता है, खाना नहीं खाता। मैंने कहा जी अच्छी बात है, खाना नहीं खाता, क्या दिक्कत है भाई?
आपको, और मेरा पोता काला हो रहा है। म- मैंने कहा मतलब चेहरा जो पैदा हुआ था ऐसा नहीं है, अब ऐसा है, मतलब बहुत सारी बातें हुई थी। तो मैंने तो उनको सिर्फ जनरल सी बात बताई। मैंने कहा जी देखिए, आप क्या देख रहे हैं? आपका पोता खाना नहीं खा रहा है, क्या आपका पोता सारा दिन सोया रह रहा है? क्या खेल नहीं रहा है? क्या कूद नहीं रहा है? अगर उसकी एक्टिविटी में कमी आई है तो बताओ। अगर एक्टिविटी में कमी नहीं आई है तो इसका मतलब उसने जो खाया, माँ का दूध पिया, वही उसके लिए पर्याप्त है। पुरानी एक कहावत है, भूख आगू छूछ क्या और नींद आगू खड़हर क्या। अगर आपको नींद आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पत्थर पे सो रहे हो या उबड़ खाबड़ है या बगल में चींटियां चल रही है, मच्छर चल रहे हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब भूख होती है तो कभी ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, सब्जी नहीं है, दाल का रंग ऐसा है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे माँ बाप ये इस बात को लेके रहते हैं कि मेरे बच्चा भूख खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता। भाई खाना नहीं खाता, आप ये देखो कि खाना नहीं खाते हुए क्या उसने अपनी अ, गतिविधियों में कमी है, उसकी जो एक्टिविटी में कमी है। खुद उनकी दादी अपना वजन कम कर रही हैं और पोते का वजन बढ़ाना चाहती है। मैंने उनको एक छोटा सा बोला, जी आपका पोता है, आप नहीं चाहते कि आप अपने पोते को गोद में लेके इधर से उधर घुमाएं? 2 साल का पोता है, अगर गलती से 20 किलो का हो जाएगा तो कितने देर घुमाओगे उसको? तो दादी पोते का जो आनंद है वो तो खत्म हो जाएगा, आपको तो जीवन में मिलेगा ही नहीं। गोलू मोलू की तरह अगर भारी भरकम बना दिया पोते को, तो गलती से पोता गुस्से में आके आपके पीठ पे कूद गया, तो 25 किलो का पोता कूद गया तो हो गया आपका काम, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसीलिए पांचों उंगलियां नहीं हो सकता एक जैसा। पता नहीं क्यों हम किस उसमें रहते हैं। हाँ, एक्टिविटी अगर बच्चे में कम है, हमने खाना नहीं खाया, बच्चा हो बड़ा हो, हमने खाना नहीं खाया, हमें कमजोरी महसूस हो रही है, हम काम नहीं कर रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीजें हैं, तब तो जरूर इलाज करना चाहिए। नहीं तो खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं हम तो बस थोड़ा सा जीने के लिए खा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब हमारा जो आज के समय में हम जो जिस माहौल में हैं, हम डर के माहौल में जी रहे हैं। हर पल हर जगह हर तरफ से हमें डर परोसा जाता है, और ये सारा डर खत्म होता है परंपराओं में, अनुभवों में। आप किसी के अनुभव को देख के, किसी को देखते हैं, हम रोड पे चलते हैं, एक आदमी अगर चलती हुई सड़क पे रेड लाइट नहीं होता फिर भी वो रोड क्रॉस करता है, तो दूसरा बंदा जो दूसरी तरफ खड़ा होता है उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, वो पार कर गया है तो मैं भी पार कर जाऊंगा। यानी हम अनुभवों के आधार पे हमारा मतलब विश्वास बढ़ता है, डर खत्म होता है। तो हर चीज का अनुभव हमारी परंपराओं में भरा पड़ा है। जरूरत है उसको थोड़ा सा चिंतन करने की, मनन करने की। बताइए, आप में से किसी का कोई प्रश्न, जरा देखें प्रणाम भाई भैया। बन के। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रणाम हेलो भैया। भैया जी, प्रणाम। एक जने पहले बोल लीजिए। जब भी देखिए भैया, ऐसा सिंपल सा है, जब भी मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि अगर आपने बोला और कोई आवाज दूसरी आ गई, तो सबसे पहले दूसरे को बोलिए जी, आप बोल लीजिए। प्रभु उसके साथ हमेशा होता है जो सामने वाले को अपना छोड़ दूसरे की फिक्र करता है। बताएं। बोलिए हेलो जादव जी। यादव जी, आप शुरुआत कर लीजिए सर। जी भैया। मेरा भाई है एक 28 साल का, उसका है तो घर में मन नहीं लगता है, भाग जाता है। घर में मन नहीं लगता है, भाग जाता है। कहाँ भागता है? वो जैसे कि जंगल तरफ उधर और दूसरा गांव वगैरह रहता है ना, हम्म। उधर चल जाता है। और है तो
कोई भी बात जैसे करता है तो उस पर एक सही सोच विचार से बात नहीं करता है, उल्टा पुल्टा थोड़ा बात करता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं आपकी दो बातें बताऊं। उनमें से एक मैं भी हूँ, जो बचपन में मैं मेरा मतलब जैसे मेरे को ना नारद जी की संज्ञा दी गई थी। नारद जी के जी बारे में आपने सुना है? जी जी। जानते हैं ना, नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं थे। हाँ तो, तो ये तो हो गई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हाँ, हाँ। दूसरी जो आपने उसकी बात बोली, उसके लिए हमें जरूर उसकी थोड़ी बहुत जो हम कर सकते हैं चिकित्सा के रूप में, घरेलू चिकित्सा के रूप में, तो मैं आपको कहूंगा कि उसे रात को सोने से पहले जी ज्यादा नहीं, चौथाई चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 कप दूध और 1 कप पानी में डाल के उबालें। उसमें 1 चम्मच घी मिला के, जब वो दूध पूरा जल जाए, जी। मतलब पानी पूरा जल जाए, तो उसे छान के मिश्री वगैरह थोड़ा सा मिला के उसे पिलाइए। मन की बहुत अच्छी शांति मिलती है, और एक अटपटा बार फिर इंसान से। कोई नहीं बोलता। एक दूध बार फिर घी, से। दूध घी पानी सौंफ। हाँ, दूध घी पानी सौंफ। ऐसा नहीं, इसका अगर सिंपल सा, अगर साधारण सी बात करें, तो उसके शरीर में मतलब हमेशा कौन आदमी जी जी गरम जो होता है ना, गरम, हम्म जो गरम गरम होता है वही फुदकता है, ठंडा नहीं हम्म फुदकता। तो हम्म कहीं ना कहीं उसके शरीर में, कहीं आप जहां भी गलो, मैं इसको किसी उसमें नहीं लेके जाता। तो अगर हम इतनी सी बात करें कि अगर हम उसे शरीर, मन में शांति, उसके दिमाग में शांति, ठंडक पहुंचाने वाली चीजें और उसको तंदुरुस्त करने वाली चीजें अगर हम देते हैं, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। आप उसे सौंफ का, साथ में भी उसको भूख भी नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं, मैंने अभी भूख की बात करी है ना आपको। अगर भूख की बात, आप एक छोटा सा काम करो, उसको 10 दिन तक पूछो ही मत खाने को। मैं भी देखता हूँ वो कब तक नहीं खाता। भाई, बचपन में मुझे आज भी याद है कि हम नहीं खाते थे, तो मेरी दादी नाने मत खा, तू नहीं खाएगा तो दूसरा खा लेगा, खा ले बेटा, दूसरा पोते खा लिया। अब भूख लगती थी तो हम रात को उठ के फिर वही जाके बर्तन ढूंढ के खा लेते थे। दिन भर हम्म खेलने के उसमें भूख लगती नहीं थी। कई लोग हैं, मैं खुद हूँ, आज भी मेरे को अगर ऑफिस, मेरे को काम अगर मिल जाए तो मेरी भूख मर चुकी होती है, मुझे हम्म। खाने की इच्छा होती ही नहीं। पहले काम, उसके बाद भोजन। तो कई चीजों का है, किसी को किसी चीज में लगाव होता है उसकी वजह से, लेकिन जब शरीर मांगता है ना, उस वक्त जरूर इंसान हम्म खाता है। हम्म आप इस चीज को भूल जाए कि वो खाना नहीं खाता, क्या करोगे? आज आप 2-4 दवाइयां दे के उसकी भूख जगा दोगे, ठीक है, कल दवाइयों का असर हम्म खत्म हो जाएगा, कल फिर हो जाएगा। हम्म। लेकिन जानते भैया, कभी कभी ऐसा लगातार मतलब 24 घंटा है तो बहस करते रहता है। तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया ना कि आप उसको सौंफ, दूध घी और मिला के, या पानी मिला के उसको उबाल के पिलाइए। इसका बहुत बढ़िया मात्रा एक बार काम करेगा। बताइए। देखो, आधा चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 कप दूध, 1 कप पानी और 1 चम्मच घी, इसको डाल के इतनी देर पकाएं कि पानी वाला हिस्सा जल जाए, फिर उसके बाद छान के उसको पिला दीजिए। 10-12 दिन, 15 दिन आप इसको कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ जी। वैद जी प्रणाम। भैया, यहाँ पे कोई वैध नहीं है, मतलब खास करके मैं तो वैध नहीं हूँ। मेरा जी नाम माफी गोविंद है और मैं एक माफी भाई हूँ। माफी चाहता हूँ गोविंद भाई जी। हाँ मेरे, जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे दो प्रश्न हैं, अगर आप आज्ञा दे तो मैं अरे भैया, एक दो एक क्या करके। 4 प्रश्न कीजिए, आगे वाली बात नहीं है, इसी काम के लिए इस काम को हम कर रहे हैं। जी हाँ, जी, पहला मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो अभी अधिकतर समय है, मेरा जो कार्य है वो लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करके ज्यादा अभी आजकल हो रहा है, ऑनलाइन की वजह से। जी। जिस कारण मुझे सर में, आंखों में बहुत भयंकर दर्द रहता है। ठीक है। हमारे ही भाई दीपक भाई जी से मैंने विचार विमर्श किया था, उन्होंने मुझे कुछ उपचार बताया था, जिसमें वात वात व्रत वात चिंतामणि रस सप्तामृत लो और सिर शूल आदि वटी का उपयोग उन्होंने मुझे करने को बताया था।
उनका उपयोग करने से मुझे कुछ तो राहत मिली है, लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ तो 70% मुझे दर्द रहता ही है। लेकिन समस्या ये ठीक। है कि कार्य मेरा लैपटॉप और मोबाइल पे होने की वजह से मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। जी जी। जी, ये तो मेरा सर पहला प्रश्न है जिससे मुझे आंखों में और सर में दर्द रहता है। बाकी चलो। जो रिपोर्ट है आंखों का, मैंने चेकअप करवाया यहाँ पर, और यहाँ से रिपोर्ट को मैंने मैच करने के लिए दिल्ली के भी एक अच्छे नेत्र चिकित्सालय में अपना रिपोर्ट चेक कराया, तो मेरी आंखों की रोशनी 6/6 है। आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आंखों के आसपास जितनी भी नसें हैं उनमें संकुचन होता है, पता नहीं ड्राइनेस बढ़ती है, लेकिन दर्द बहुत भयंकर होता है। कभी कभी तो चक्कर भी आते हैं मेरे को। ठीक है। जी, ये तो सर मेरा गोविंद भाई जी पहला प्रश्न था। मैं पहले पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आप दूसरा प्रश्न कर जी लीजिएगा। जी देखिए, जो परिस्थितियां आपकी है वही परिस्थितियां मेरी भी है, और ना जाने आज कितने भाई बहनों की परिस्थितियां हैं। ठीक है। मैं भी जी जी मोबाइल और कंप्यूटर और उस पे डेस्कटॉप पे 12 से 18 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे लगा रहता हूँ। ठीक है। जी अब मुझे दर्द नहीं उठता, आपको दर्द उठता है, और दवाइयाँ आपकी चल रही है, आप दवाई बहुत अच्छी है, आप उसे लेते रहिए। जो मैं जी करता हूँ ना वो आप करिए, तो शायद जी आपका भी दर्द ना हो। देखिए जी, जी मैं तो सुबह उठते ही अपनी आंखों में लार लगाता हूँ। सबसे पहले तो दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ के उसको गरमाइश जी करके आंखों की सिकाई कर देता हूँ। जी सिकाई करने के बाद सुबह की लार लगाता हूँ। जी कभी कभार देखो, मेरे को तकलीफ नहीं है इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं रोज करता हूँ। मैं कभी जी कभार रात को 1 चम्मच त्रिफला, आधे चम्मच त्रिफला जो भी है पानी में डाल देता हूँ। सुबह उस पानी जी को छान के उससे आंखों की सफाई, आंखों को धोने का काम, और जो जी बचा हुआ होता है उसमें शहद मिला के खा जाता हूँ, पी जाता हूँ, जरूरत पड़ती है तो बालों में लगा लेता हूँ। जी ठीक है। अब जी आपकी तकलीफ थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप इन दोनों चीजों को साथ में करते हुए, दोनों जी चीजों को साथ में करते हुए हींग का पानी या लहसुन का पानी, मतलब हींग जी या लहसुन का पानी या रीठे का जी पानी, जी रीठे का पानी जी बनेगा। 1 चम्मच रीठे का छिलका ले लीजिए, उसको 1 कप जी पानी में भिगो दीजिए, और बिना जी मसले उस पानी को छान लीजिए। मसलना भी जी नहीं है। और जी उसको एक कांच की शीशी में आप उसको रख लीजिए भर के, और ड्रॉपर के माध्यम जी से नाक में 2-2 बूंद डालिएगा। जी लहसुन का पानी बनाना हो तो एक लहसुन की कली लीजिए, उसको 1 चम्मच पानी में मसल लीजिए, उसकी 2-2 बूंद जी नाक में डालिए। जी लहसुन नहीं डाल सकते तो हींग है, 2 चुटकी हींग 1 चम्मच पानी में जी अच्छे से घोल लीजिए, उसकी दोनों ना। हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात है कि बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको एक हिस्से का दर्द हो तो जिस हिस्से में जी दर्द हो उसके उल्टे उल्टे उल्टी नाक में डालना होता है। अगर जी पूरे जी सर में है तो दोनों में डालें, अगर दाहिने में है तो बाई में है तो दाहिने में। एक तो ये जी हो गया। और ये जी सिर्फ सर दर्द के लिए नहीं है, इसको जी डालने से हमारे नस्य के, नाक की, आंख की और गले की जी और मस्तिष्क की सारी नस नाड़ियों जी में रक्त संचार बहुत तेजी के साथ होता है। जी थोड़ी जलन करती है, लेकिन जो जी चीज जलती है वही चीज मतलब फैलती है। जी जी और आंखों में आप घी लगाया करें। जी साधारण सर्वसाधारण अगर आयुर्वेदिक घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो महात्रिफलादी धृत ले आएं, त्रिफलादी धृत लाएं। उसको हफ्ते में जी एक दिन आंखों लेट जाइए, लेटने के बाद आटे की चारों तरफ घेरा बना लीजिए, और उस घेरे में जी त्रिफलादी धृत या महात्रिफलादी धृत की थोड़ी थोड़ी डालते रहिए। जब वो पूरा डूब जाए तो फिर आंखों को जी बंद करिए, खोलिए। सामने एक बंदा जी और साथ में चाहिए होगा आपको, जो अलग से ऊपर से जी डालता रहे। बाद में जी उसे रुई के सहारे आप उसको घी को संभाल लें दोबारा, मतलब रुई भिगो के जी फिर निचोड़ के रख लें ताकि वो घी काम आए बार बार। तो आप इस जी तरीके से मतलब नयन का तर्पण कर सकते हैं घी के माध्यम जी से। फिर फलादी दृत जी से नहीं कर सकते, घी से करें, इससे तर्पण करें। तो आंखों की समस्या हो या मस्तिष्क की समस्या हो, देखिए, जी दांत दांत नाक, आंख, कान, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उन सब का जी कनेक्शन मस्तिष्क से है। जी
हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कुछ खाना खाया और वो जी पेट से सीधे आंख में पहुंच रहा है, तो ये जी सही नहीं है, ये सोचना जी गलत है। जी ज्ञानेंद्रियों को मजबूती सबसे पहले मस्तिष्क में मजबूती रहेगी, तभी ज्ञानेंद्रियां काम सही से करती है। जी जी तो हमें आप ये चीजें कीजिए, जो दवाइयां भाई ने बताई है, दीपक भाई ने, आप उसे नियमित लेते रहें। ठीक है। जी और ये चीजें, जी दो चीजें एक्स्ट्रा कीजिए। एक सुबह की लार लगाइए, त्रिफला के पानी से आंखों को धोइए। त्रिफला नहीं है तो धनिये के पानी से आंखों को धोइए। जी बीच बीच में आंखों में घी लगाइए, थोड़ी सी मसाज कराना सीखिए। अपने घर में बोलिए कि रात को सोने से पहले चाहे बादाम का तेल से मालिश कराओ या घी से मालिश कराओ, सरसों के तेल से मालिश कराइए, सर की मालिश कराइए, जी पैर के जी जी तलवों की मालिश कराइए। थोड़े दिन, जी जी ज्यादा नहीं, थोड़े दिन करने के बाद ठीक। क्योंकि देखो भैया, मेरे को तो दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं बोल सकता कि भाई जिसके ऊपर बीत रही होगी वो उसी को मालूम होगा कि कैसा लगता है। इसलिए मैं जी आपके दुख को समझते हुए ये बातें बता रहा हूँ कि हम कुछ जी चीजें करें जीवन में जी और सकारात्मक सोच के साथ रहें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहें। जी 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 दूसरा तो सवाल। गोविंद भाई जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि उच्च शिक्षा हासिल करने की वजह से मेरा जो विवाह है वो एक उम्र से काफी लेट हुआ है। अभी मेरी जो उम्र है वो 31 वर्ष कुछ महीने हैं, और अभी आने वाले 1-2 महीनों में मैं 32 वर्ष का हो जाऊंगा। जी तो अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही मेरा विवाह संपन्न हुआ है। तो मैं विवाह के बाद अभी एक संतान के लिए आगे सोचने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि जो एक विधि, जिस विधि के द्वारा एक संतान उत्पत्ति के लिए कुछ चीजों को का पालन होता है, तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, जिससे एक हमारे महापुरुषों की तरह ही, देखो भाग्य को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हम कर्म कर सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि किसी एक उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जो जो उपाय या कुछ कार्य हैं वो अगर कर पाए, उनको मैं जानने के लिए काफी उत्सुक रहूंगा गोविंद भाई जी। जी। सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाइयाँ दाम्पत्य जीवन के लिए। जी और आप फिर भी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सही उम्र पे हो गई। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 40 के बाद कर रहे हैं। ठीक है। जी गोविंद तो भाई इस जी। मामले में तो आप मतलब लक्की हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समाज को गोविंद एक। भाई जी, इसी में एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि विवाह देर से हो रहा है, लेकिन विवाह से उपरांत, विवाह से पहले कुछ कर्म ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से जो पुरुष बल है उसमें अभी थोड़ी कमी है। मतलब कहने का मतलब है जो वीर्य है वो मैं उसमें गाढ़ापन समझ नहीं गया, कोई बात नहीं, आपको विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। है। जी देखिए भैया, हम सबसे पहले तो बात करते हैं जो आपने रखी है कि समाज को एक अच्छा मतलब महापुरुष के रूप में देना है, चाहे कोई भी हो, जी स्त्री, बेटी हो या बेटा। तो इसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से सोच रखते हैं और इसके लिए काम करना चाहते हैं। तो हम स्वस्थ समृद्ध परिवार का हर कर्णधार आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके सपनों के लिए दुआएं करता है। और जी प्रणाम। भाई, देखिए राजीव भाई का एक व्याख्यान था इसी के ऊपर। आप उस व्याख्यान जी को सुन सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के नाम से मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। या जी राजीव दीक्षित जी का मोबाइल ऐप है जो ऑल इन वन, उसमें भी जी ये है। और जी उसी की चीजें मैं आपको थोड़ी सी संदर्भ में बता सकता हूँ कि उन्होंने वो, आप वहां से सुन के कर सकते हैं। मैं आपको संक्षेप बता सकता हूँ। पथरी की जी शिकायत ना हो तो चूना सेवन करना चाहिए। जिन्हें भी जी संतान प्राप्ति करना है तो भाइयों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें या साइकिल जी चलाएं। ठीक है। जी या फिर सीढ़ियां चढ़ें। अगर आप जी साइकिल नहीं चला सकते तो सीढ़ियां चढ़ें। जी ठीक है। आ, एक तो ये चीजें हैं, चूने का सेवन करें। और अपने जी जीवन में घी का सेवन, मतलब पंचगव्य जो उत्पाद होते हैं। अब इसके लिए जी जरूरी नहीं है कि हम मतलब अपनी जेब खाली करनी है, नहीं। आप जी घी का सेवन करें, दूध का सेवन करें, सब्जियों का, हरी सब्जियों का सेवन करें, मतलब अप्राकृतिक चीजों का सेवन ना करें। जी और जो पौरुष शक्ति है उसके लिए जी आप
आयुर्वेद की औषधियों में शतावरी, अश्वगंधा, जी जी सफेद मूसली, कौंच के जी बीज, छोटी जी इलायची, बादाम का पाउडर और मिश्री। देखिए सारी चीजें यहाँ पे जो आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि जी जो भी है सब आप बराबर मात्रा में रखेंगे, ठीक है। जी गोविंद भाई जी, एक बार आप एक इन्हीं मिनट को एक मिनट भैया रिपीट होल्ड, करेंगे? एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। किसका माल लेने आए हो, कौन सा? ये तो नहीं पता है, ये भैया ने भेजा है भाई ये। भैया इसको ड्राइंग दे दो। एसआर इंटरप्राइजेस से आए हो ना? नहीं नहीं, तो ये देखो बता दो क्या नाम है? मुझे पंचायत नहीं है, जो मैं हमारे पास आते हैं। भैया अच्छा बी मैं बी भैया 33 में माल लेके जाओगे? ये भैया से बात ही करा दो, तो मुझे नहीं पता है इसमें। आए सर। क्षमा चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं अब बात कर रहा हूँ, अभी दोबारा आपको बता रहा हूँ, बात कराओ जरा। जी वंदे मात हाँ जी भैया। वंदे मातरम। मैं बता रहा था उसी को पहले आगे कर। ये पौरुष शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ये योग है, जो कभी जी लगभग लगभग 90% भाई बहनों को, मतलब भाइयों को करता। उसमें आपको लेना है अश्वगंधा, जी कौंच के बीज, चारों बराबर मात्रा में। फिर स्वाद के अनुसार ज्यादा भी डलेगा, कम भी डलेगा, जैसे सामने वाले की होती है। बादाम का पाउडर ये भी जो डालना है, इसको आप स्वाद के लिए और उसके लिए डाल सकते हैं, क्योंकि अब चीजों का जो स्वाद है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए बादाम का पाउडर और छोटी इलायची गो, भी मिलानी है। गोविंद भाई जी, आपकी जो आवाज है वो कट रही है, सुन पाने में असमर्थता है। हाँ। देखिए अगर अभी आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो शायद आप मुझे जब ये चैनल पे अपलोड हो जाएगा तो आप वहां से भी सुन सकते हैं, क्योंकि वहां जी रिकॉर्ड हो सकता है की वजह से आपको आवाज कम आ रही हो। जी जी तो मैं- आप सेवन करें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को, गुनगुने जी दूध में घी मिलाकर। जी और पैदल चलें, मतलब सीढ़ियां चढ़ें, और पथरी की शिकायत नहीं हो तो चूने का सेवन करें, अन्यथा चूने की जगह पे आप लौंग का सेवन करें। जी 2-3 लौंग जो है, 2-3 लौंग सुबह शाम, बीच बीच में अगर पान खाने की आदत है तो आप पान लें। जी 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 गोविंद जी। हाँ जी भैया, जी आप जी इस गोविंद चीज को जी। करें, क्योंकि मैं जी पिछले 5-6 सालों में हमारे बीच में कई भाई बंधु ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को किया है। उनमें से अभी मैं, नाम है क्या नाम था भैया का, बनारस वाले का, अ, जसवाल, दिनेश जसवाल। जी उन्होंने राजीव भाई को सुनने के बाद पूरी तरह से 1 साल इस चीज का पालन करते हुए उन्होंने जी पुत्र रत्न की प्राप्ति करी है। और उनका पुत्र समय मतलब बहुत ही अद्भुत और अलग ही लक्षण का है। इसी तरीके से जी हमारे मनीष भाई हैं, मनीष भाई उन्होंने जुड़वा बच्चों को, मतलब जुड़वा बच्चे उन्होंने प्राप्त किए हैं 1 साल जी के साथ, सारी चीजें करके। अपने हरजिंदर भाई हैं, उन्होंने भी इस चीज को करते हुए, संयम के साथ और सारी चीजें करते हुए उन्होंने भी पुत्र रत्न की प्राप्ति करी है। जी 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 गोविंद जी, धन्यवाद। जी।
वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे छींके आ रही है और एक नाक से पानी बह रहा है, क्या दूध के साथ सौंठ और काली मिर्च लूं? हाँ हाँ, जरूर लीजिए। अगर नाक बह भी रही है और छींके आ रही है तो एक चीज हमेशा कीजिए, जब भी नाक की समस्या कोई भी हो, चाहे नाक बंद हो रखी हो या नाक बह रहा हो, अपने रसोई घर के सरसों के तेल को मत भूलिए। ज्यादा से वो ज्यादा बार सरसों का तेल उंगली डुबो के वो नाक के अंदर लगाते रहिए। और वो तो जो भी हम काढ़ा पीते हैं या कोई भी चीज आप पी रहे हैं, तो उसके साथ जब आप उसका सेवन कर रहे हैं तो उस वक्त नाक में लगा होना चाहिए। इसके मैंने बहुत ही अद्भुत परिणाम देखे हैं कि जब नाक में लगा हुआ होता है तेल और उसके बाद हम किसी औषधि का सेवन करते हैं तो उसका अलग ही अनुभव और परिणाम नजर आए हैं। जी जी। बहुत ज्यादा छींके आती हो, छींक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, आप अपने घर में किलौंजी आती है, किलौंजी मंगरेला जिसे बोलते हैं बिहार की भाषा में, अचार में डलता है, ठीक है, उसका बारीक पाउडर करके और उसको नाक में नस से लेना चाहिए। नहीं नहीं, कभी कभी आ रही है और थोड़ा सा सर भी भारी है, इसके लिए। हाँ तो सर भारी है तो कोई बात नहीं, नाक में सरसों का तेल लगाइए, कुछ नहीं, घर में दालचीनी है, अजवाइन है, अदरक है, लौंग है, दो दो चुटकी लीजिए, 1 कप पानी में कूट उबाल के पीजिए गरम गरम। सर भी हल्का, मन भी हल्का, नाक भी हल्की। जी जी। एक बार में आराम नहीं मिलेगा, दोबारा कर लीजिए बस। भैया जी कुछ पूछूं? नमस्ते भैया। हाँ हाँ जरूर। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया जी, मंगरेला क्या होता है? कलौंजी होती है क्या? हाँ, किलौंजी को ही हमारी बिहार की भाषा में अजवाइन और मंगरेला बोला जाता है, जो हमारे यहाँ अचार में डलता है, लिट्टी में डलते हैं। तो इसको मतलब अगर छींके आ रही हो तो इसको जला के मतलब इसकी भाप सी नाक में ले लो। हाँ, मतलब थोड़ा सा हल्का सा तवे पे सेक के बारीक पाउडर करके उसे कपड़े में बांध के सूंघ भी सकते हैं, के अंदर बारीक पाउडर, एकदम बारीक पाउडर करके उसके नाक में फूंक मार सकते हैं। जी जी जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। चलिए, तो कुछ नहीं पूछ रहे तो मैं ही कुछ बता दूं। आप में से कई लोगों ने रसौत का नाम सुना होगा, रसौत। क्या चीज भैया, दोबारा बोलिए। रसौत, रसौत आयुर्वेद में रसौत एक होती है औषधि। मैं पहले इसको बनाने की विधि बता देता हूँ, ये बनती कैसे है। रसौत बनाने के लिए दारू हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। दारू हल्दी जितना लाके, जितना आपके दारू हल्दी है उससे 16 गुने ज्यादा पानी में डाल के धीमी आंच पे पकाया जाता है। जब वो पानी चौथाई रह जाए तो उसको छान कर फिर दोबारा उस पानी को पकाया जाता है। तो उसके बाद जो उसमें ठोस बनता है ना, उसी को रसौत कहा जाता है। उसे फिर मतलब अलग अलग रूप में देके, कोई चौड़ा कोई गोल ऐसे बना सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रसौत बनाने के लिए एक आप यूं कह लें कि दारू हल्दी का क्वाथ है, काढ़ा है, उस काढ़े को भी सुखा दिया गया जलाकर, तो रसौत तैयार होता है। अब रसौत के जब बात हो रही तो कुछ फायदे भी बता दूं। ये आंख के सभी रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। मुख के ऊपर, चेहरे के ऊपर कोई कष्ट हो रखा हो, दाग धब्बे हो रखे हो, फोड़े फुंसी हो रखे हो, जख्म हो रखा हो, उस पे बहुत अच्छा काम करता है इसको लगाने से और इसका सेवन करने से। आंखों में अगर नासूर हो जाए, आंखों में जख्म हो जाए, तो बच्चे वाली जो माता होती हैं उनके दूध में इस रसौत को घीस घीस कर काजल की तरह लगाया जाता है। इससे आंखों का
जख्म, नासूर पूरी तरह से ठीक होता है। दारू हल्दी मतलब कच्ची हल्दी भैया जो उगाते हैं वो नहीं वाली? नहीं नहीं नहीं, दारू हल्दी अलग होती है, अम्बा हल्दी अलग होती है, अपनी ये हल्दी अलग होती है। हल्दी 3 प्रकार की है। इसी रसौत को मस्से को बवासीर के मस्से को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें रसौत है, कपूर है और नीम के बीज हैं। इनको आपस में पीस के मस्सों पे लगाया जाता है तो बवासीर के मस्से नष्ट होते हैं। जसोद, कपूर और तीसरा क्या बोला आपने? नीम? नीम के बीज। नीम की बीज। वैद्य जी कब तक आएंगे भैया? आज नहीं आएंगे भैया, अच्छा, मतलब कब आएंगे? कल आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। आप थोड़ा ये गर्मी का सीजन में जो लूज मोशन, उल्टी, ये सब जो हो रहा है उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा ना। गर्मी का मौसम में आजकल तो ये सब बहुत चल रहा है। देखिए, गर्मी के मौसम में अगर लूज मोशन की शिकायत है, उल्टी की शिकायत है, तो अपने रसोई घर का धनिया, जीरा और सौंफ पेट से संबंधित ऐसी कोई रोग नहीं जो ये पूरी तरह से नष्ट नहीं करता। अभी अभी ग्रुप में मतलब मैंने अभी एक पोस्ट मतलब शायद इसमें पहुंचा नहीं पहुंचा, पहुंच गया है। ये 12 वर्ष का बच्चा था, उसको पेट दर्द, उल्टी और दस्त हो रहा था। मैंने उसे बताया धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री मिला के चबा चबा कर खाने को दें या उबाल कर पिलाएं, लेकिन हर आधे 1 घंटे पे। ठीक है, तो उसने मतलब थोड़े देर मतलब 1-2 ठीक दिन है। बाद ही उसने डाल दिया था कि बच्चा ठीक हो गया। तो ये गर्मी के मौसम कितना में कितना डालना है भैया? देखिए, घर की चीजों में तो मैं कभी इतना कोई खास नहीं होता कि ऐसा क्या है। ज्यादा भी डल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम डल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप एक एक चम्मच ले लीजिए, एक एक चम्मच लेके बराबर रख दीजिए, उसमें से जितना वो चबा के खा सकते हैं चबा के खाए या पानी में डाल के उबाल के पिए ठंडा करके। उबाल के पीने से जो फायदा है चबा के खाने से वही फायदा होगा? देखिए, चबा के खाने से क्या होगा कि पेट को थोड़ा सा भार पड़ता है पचाने में, और उबाल के रखेंगे तो वो एक तरह से हल्का हो जाएगा। पेट को अलग से उसको काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब तकलीफ ज्यादा हो और ऐसी परिस्थिति हो तो उबाल के ही देने में ज्यादा भलाई है। और जो कोई नहीं उबाल सकते बार बार, तो ठीक है चबा चबा के खा लो लार के साथ, लेकिन चबा चबा के खाएगा लार के साथ तो फिर ये मतलब उसको पचने में भारीपन नहीं आएगा। भैया, भैया पेट में उबाल जलन होने पर क्या करना चाहिए? जी, जलन होने पर क्या करना चाहिए? पूरे पेट में यदि जलन हो तो क्या करें? पेट में जलन हो, जी जल, जी भैया। जलन की बात कर रहे हैं। जी जी। देखिए, शरीर में कहीं भी जलन हो, चाहे मस्तिष्क में जलन हो, आंखों में जलन हो, पेट में जलन हो, हाँ जलन हो, रसोई घर का धनिया, मिश्री जलन की सबसे सरल औषधि है और सबसे कारगर औषधि है। धनिया, आप धनिया और मिश्री पानी में डाल के उबाल लीजिए बढ़िया सा, ठंडा हो जाए तो उसे पीजिए। शरीर में जलन कहीं भी होती है नष्ट होता है।
घरेलू में मतलब सबसे सरल। अगर थोड़ी सी और गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें आंवले का पाउडर मिला सकते हैं। जी भैया। जी भैया ये बताएं कि भैया क्या स्लिप डिस्क जैसी बीमारी भी घरेलू औषधि से ठीक हो जाती है? भैया उनकी ठीक होती है जिनके पास कुछ करने को नहीं होता, उनकी ठीक होती है जिनके पास कुछ करने को नहीं है। अगर जब तक जिसके पास करने को है तब तक घरेलू औषधियों से नहीं ठीक होती, क्योंकि जैसे थोड़ा सा करेगा तकलीफ बढ़ेगी, फिर दोबारा भाग जाएगा, फिर वो आएगा, फिर भाग जाएगा। इस तरीके से जिसके पास कुछ करने को है ही नहीं, जैसे अभी मैं या तो इतना अटूट विश्वास हो, अटूट विश्वास। हम सभी को मतलब ये बहुत अच्छी खुशखबरी बता रहा हूँ कि जब हम चंद्रकांत भाई के बेटी की शादी में चिकित्सा शिविर लगाने गए थे तो वहाँ पे उनके एक फ्रेंड थे जो इंग्लैंड से आए थे, लंदन से। उनको 12 साल से खुशबू नहीं आती थी, सुगंध नहीं आता था। सारा इलाज करके थक हार के छोड़ चुके थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही एक ऐसा शब्द था जो उन्हें दोबारा मात्र 1.5 महीने में उन्हीं घरेलू उपचारों से जो उन्होंने पहले भी कभी अप्लाई किया था लेकिन कामयाब नहीं हुए और बाद में कामयाब हो गया। और कल ही उन्होंने ऑडियो बना के भेजा है कि मेरा 12 साल पुराना सुगंध की जो समस्या थी वो मात्र 1.5 महीने में। या तो फिर के पास सारे ऑप्शन खत्म है तभी घरेलू काम करेगा, क्योंकि आप अब उस पर टिके रहेंगे। और स्लिप डिस्क है क्या? और आज आपके पास नया नाम है, पुराने भैया के आने की आवाज गड़बड़ा रही है भैया। भैया मेरी आवाज सही होगी, आपकी तरफ से नेटवर्क है, क्योंकि आपकी आवाज किसे सुनाई नहीं दे रहा था, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में दिक्कत हो। मेरी आवाज बाकियों को आ रही है सही? हाँ जी भैया। जी जी, आ रही भी आ रही है। घरेलू उपचार क्या कर सकता है, ये तो मैं आपको कहूँ कि हमने मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा भरोसा है। और मुझे इसलिए भरोसा नहीं है कि मैंने कई जगहों पे आज पिछले 5 सालों में ऐसी ऐसी जगहों पे कामयाबी घरेलू उपचार ने दिलाई है कि मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। ठीक, खुद से ज्यादा भरोसा है। और इसका अगर कहीं फेल हो रहा है ये चिकित्सा, तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि सामने वाले के पास ऑप्शन दूसरा है। कुछ भैया आप स्लिप डिस्क के बारे में कुछ बता रहे थे, स्लिप डिस्क होता है कुछ आप बता रहे थे। देखिए आप मुझे देखो, मैं ना थोड़ी सी मेरी अलग सी भाषा है और मेरी अपनी सोच है। मुझे बीमारियों के नाम से कोई मतलब नहीं, अचार लगाओ बीमारी के नाम का। मुझे तकलीफ चाहिए। हमारे आपके जीवन में क्या आप चाहते हो? आप दर्द मुक्त, कष्ट मुक्त होना चाहते हो या बीमारी मुक्त होना चाहते हो? स्लिप डिस्क कहते ही सामने वाले का जो दूसरे का होता है, जो रोगी है, कोई भी बीमारी का नाम होता है, वो उसके बारे में उतनी सारी चीज ढूंढना, जानना, सोचना शुरू कर देता है कि जो उसकी कल्पना से परे है, और वो नकारात्मक ऊर्जा उस बॉडी पे असर करना शुरू कर देती है। मुझे तकलीफ से मतलब है कि तकलीफ क्या है भाई। तकलीफ दर्द है, चला नहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलना चाहिए इंसान को। दर्द दूर होना चाहिए, यही मेरे लिए हमारी चिकित्सा यही पे है। स्लिप डिस्क में ऐसे सबसे अच्छा जो घरेलू उपचार है, अगर पथरी की शिकायत नहीं है तो आंख बंद करके चूने का सेवन करें। सबसे सरल, सबसे सरल, आंख बंद करके चूने का सेवन करें अगर पथरी की शिकायत नहीं है। अगर पथरी की शिकायत है तो
सोने का सेवन ना करें, हार श्रृंगार के पत्तों का सेवन करें, हल्दी मेथी सोंठ का सेवन करें। अर्जुन की थोड़े से ऊपर जाके अगर जैसे उनकी प्रकृति है, जो उनकी तकलीफ है, उसके हिसाब से विजय सार की लकड़ी है, अर्जुन की छाल है, सहजन की छाल है, इनका सेवन करें। और भरपूर मालिश करें। मालिश इन द सेंस ऐसा नहीं कि दर्द को उठाने वाला, मतलब तेल से ज्यादा एक छोटी सी कहावत है कि अगर आपको लाठी को मजबूत करनी है तो तेल से मालिश करनी, तेल लगाया जाता है लाठी को। तो शरीर को मजबूत करना है तो शरीर पे भी तेल ही लगाना पड़ेगा। छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध के अलावा अगर उसके शरीर में कुछ मिलता है तो वो मिलता है मालिश। और माँ के दूध और मालिश से वो बच्चा स्वस्थ और लंबा चौड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। अलग से उसको कोई चीज नहीं दी जाती। जिन बच्चों को सिर्फ माँ का दूध मिलता है, जैसे 6 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, तो जो बच्चे 2 साल तक माँ के दूध पे रहते हैं तो क्या उनकी हाथ नहीं बनते, हड्डियां नहीं बनती, क्या नहीं बनता? लेकिन क्या चीज एक्स्ट्रा होता है उस बच्चे के साथ? एक माँ का दूध और दूसरा मालिश। और हम किस चीज को छोड़ चुके हैं? मालिश। क्यों? कपड़े खराब हो जाएंगे। नहीं, कपड़े खराब हो जाएंगे जी। और मालिश करे कौन? मालिश भैया साफ से बात है, मालिश कराने का सबसे आसान सा तरीका है, सामने वाले के कर दो, दूसरा वाला आपको जरूर करेगा। बच्चे हैं, बच्चों को संस्कार में लाएं कि आप अगर हैं, आपके घर में बच्चे हैं और आपके पिताजी हैं, आप अपने पिताजी की मालिश कीजिए, आपके बच्चे देख के आपकी मालिश करेंगे। मालिश, और जब दर्द हो तो मालिश का मतलब ऐसा नहीं कि जोर जोर से करना है, नहीं, आराम से। भैया ये भैया यहाँ चोट चीनी का काढ़ा काम नहीं किया भैया। कोई बात नहीं, चोप चीनी कितने दिन हो गए लेते हुए? 2 महीना। ठीक है, उसके साथ फिर आपको तकलीफ, दर्द कितना है? ज्यों करते हुए भैया। दर्द जो करते हुए मालिश कर रहे हैं? मालिश कर रहे हैं? जी जी भैया जी। ठीक है, आप चोप चीनी के साथ उसमें चोप चीनी के साथ विजय सार। और किनको तकलीफ है ये? भैया हमारे पड़ोस में है, 45 साल के हैं। फिर आप उनसे मेरी बात कराइए। सिर्फ आपने सिर्फ उनको दवाई दी है, विश्वास नहीं दिया। आपने सिर्फ दवाई दी, विश्वास नहीं दिया उनके अंदर। इसकी कमी हो सकती है। हाँ, आप उनसे मेरी बात करा दीजिएगा एक बार। भैया जो धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा बोले, उसको क्या 1 गिलास पानी में उबाल के आधा रहने तक उबालेंगे? उतना ही? जितना मर्जी उबालो। हाँ भाई, खीर बनानी है जैसे मर्जी, अच्छी खीर बनानी है, अच्छा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन और है देना जरूरी है। पीना ठंडा करके ही पीना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठंडा करके पीना है। और इसको फूड गर्मी, पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी, फूड पॉइजन में ऐसे अगर सिंगल औषधि की बात करें तो जीरा ही अकेली काफी है, और ये तीनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और भैया गर्मी के कारण नाक से जो खून आता है, उससे क्या कैसे? ऐसा है, प्याज का रस नाक में डालना चाहिए, ठीक है? प्याज का रस, पीपल के पत्तों का रस, काली मिर्च का पाउडर और दही, ये मिला के खिलानी चाहिए जिसे भी नाक से रक्तस्राव हो रहा हो। ऐसे में सिंपल प्याज के रस से ठीक हो जाता है। आप प्याज का रस डालते रहो, 2 बार डाल दो तो नाक से खून बहना बंद हो जाता है। चाहे वो गर्मी के कारण हो या किसी भी कारण से हो, लगभग 90% समस्याओं में प्याज का रस नाक में डालने से बंद हो जाता है। धन्यवाद भैया।
भैया जी एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे उस दिन वैद जी ने भी बोला था कि फूड पॉइजन के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि पानी में घी। तो पानी में घी भी सही है, एक और मिनट ये जो आप लोग आपने चीजें बताई तीनों ये भी ठीक है? 5 मिनट में इस पर बात करूंगा, जरा ऑफिस क्लोज कर रहा हूँ। दीपक भाई ठीक है जरा भैया। आगे देख लो। दीपक भाई आगे देख लो इसे जरा, मैं क्लोज करके फिर बात करने का प्रयास करता हूँ, अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए आवाज साफ आई कोई नहीं तो। भैया, कोई नहीं, आप करिए। बंद कर लो बहादुर भैया, बंद कर लो। हेलमेट। हाँ जी गुड़िया, बोलना दोबारा। हाँ जी भैया, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी इन्होंने फूड पॉइजन के लिए पूछा, तो उस दिन वैद जी बता रहे थे कि वो बर्तन में जो खट्टा नहीं बनाना चाहिए पीतल वगैरह में, तो उन्होंने भी फूड पॉइजन के लिए बोला था कि पानी में घी। तो ये दोनों बेस्ट हैं, या पानी में घी और या धनिया जीरा सौंफ, कौन सा बेस्ट है दोनों में से? बेस्ट बेस्ट की परिभाषा तो ये है कि जो उपलब्ध है वही बेस्ट है। अच्छा जो उपलब्ध है वही बेस्ट है। ठीक है, जैसे जंक फूड वगैरह से भी आजकल हो जाता है मोस्टली सबको कि ये जंक फूड खाया तो उसके बाद ये फूड पॉइजन प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे बेस्ट जैसे जो उपलब्ध है, मतलब पानी में घी बेस्ट है ना? हाँ, बात और बोली थी, उस बात को शायद आपने सुना नहीं। अगर विष भी पी लिया हो तो विष को भी नष्ट करने की क्षमता घी में हाँ जी, रखता है। हाँ जी, वो बोला था। हाँ हाँ जी। हम्म। तो तो और एक चीज और भैया, ये जो पंचगव्य घी होता है, पंचतत्व घी जो होता है, ये बॉर्न बेबी को नाक में डालना चाहिए या एक एक बूंद पीने के लिए दे सकते हैं? दे सकते हैं। पंचगव्य घृत खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है, पिया भी जाता है, जो मर्जी करो। अच्छा, पी भी सकते हैं? हम्म। पंचगव्य घृत कैंसर रोगियों को जो अपना वलसाड़ जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे उसी की रोटी चुपेड़ी हुई खिलाई जाती है। अच्छा, पंचगव्य की? हाँ जी, पंचगव्य घृत की चुपेड़ी हुई रोटी ही खिलाई जाती है। उसमें तो बोलते हैं कि स्मेल, मतलब एकदम से लगता है, स्मेल आती है बड़ी अच्छी सी। तो ठीक होने से मतलब है, स्मेल का देखना है। मतलब पूछ। मैं एक चीज सबको मालूम है कि जीन्स पहनने से शरीर में ये दिक्कत होती है, रुखड़ा लगता है, ये करता है, और फिर भी लोग जीन्स पहनते हैं। हाँ? किसी का कोई सवाल ना हो तो इसे यहीं पे विराम दे दें। जी भैया, तो बाकी किसी भाई बहन का प्रश्न तो पूछिए, क्योंकि भैया यात्रा में भी है।
लोग भी घर जा रहे हैं, तो नहीं आप लोग का प्रश्न होगा तो हम सत्र का अंत कर लेंगे। प्राशन वाला आपने कहा था कि मैं बताऊंगा, अभी आप डाले नहीं है ग्रुप में। शीघ्र ही मिलेगा, मैं उस पर लगा हुआ हूँ, क्योंकि आप लोग को सही जानकारी मिले। मैं उसी पे अभी मैं लेख तैयार कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, समझना हो रहा है, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। तो जल्दी ही, मैं आज बड़ा व्यस्त हो गया, मैं जल्दी ही इसका वीडियो बनाऊंगा और लेख भी मिलेगा, दोनों मिलेगा आप सभी को। 2-3 दिन और रुक जाइए, आप लोग को बहुत जल्दी स्वर्ण प्राशन पे वैद जी जैसे बताया वो विधि आपको मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने जुड़ा और सबका मनोबल बढ़ाया, और गोविंद भाई से आप सभी को जानकारियाँ मिली। इसी तरह जुड़ते रहे, कल वैद श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित रहेंगे, तो आप सभी अवश्य आएँ और आयुर्वेद के विषय पे जानकारी लें। तो आप सभी जीवन में राजीव भाई को जरूर सुने, अपने ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को पहचानिए, परंपराओं को ओर लौटिए, वेदों की ओर लौटिए, जिससे कि हम सभी अपने भारत को स्वस्थ और समृद्ध और वैदिक बना सके, इससे कि हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य सभी खुशहाल होंगे, सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम।